चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं नितेश पाल फोर्स डिफेंस एकेडमी की PYQ सीरीज में, PYQ फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने 2017 का फर्स्ट GAT का पेपर। हमने सेकंड GAT का पेपर लास्ट टाइम जो है कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, आपको लगता है कि कुछ लिखना चाहिए तो आप जरूर उसमें नोट कर लीजिएगा, राइट है। चलिए चालू करते हैं। 2017 फर्स्ट GAT फर्स्ट सेक्शन GAT का ये रहा पहला सवाल फिजिक्स का, राइट है। चलिए आ जाते हैं, ध्यान दीजिए भी। क्वेश्चन नंबर 69 जो है पहला फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों। ये एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। एक पिंड जो है वो वृत्तीय मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए इस लाइन को अंडरलाइन करिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि कहीं पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई काम की बात दिखती है तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि उत्तर जो है वो हमें उसी के हिसाब से सोच करके लगाना है। क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड। एक पिंड जो है वो नियत चाल से वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। ध्यान रखिए, अगर कोई भी वस्तु व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, यदि कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसका मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। बच्चों वृत्तीय गति जो है, सर्कुलर मोशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला होता है एक समान वृत्तीय गति और दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति। अगर कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा होगी। और अगर वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति का एग्जांपल होगा। तो यहां पर उसने क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। इट मींस ये क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति की बात कर रहा है। Which one of the following statement is correct? वो बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आओ पढ़ते हैं स्टेटमेंट। The centripetal acceleration of the object is smaller for a gentle curve that is curve of a larger radius than that for a sharp curve that is curve for a smaller radius। ये बोल रहा है कि जितना भी बड़ा कर्व बनेगा, ज्यादा रेडियस का जो कर्व होगा, उस ज्यादा रेडियस का, लार्ज रेडियस का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, क्वेश्चन पहला ऑप्शन बोल रहा है कैसा होगा, स्मॉलर होना चाहिए। चलिए कुछ भी ऑप्शन रीड करने से पहले हम आ जाते हैं फॉर्मूले पर। चलिए क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, ध्यान रखो। सबसे पहली बात तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अभिकेंद्री त्वरण का बेसिक सूत्र होता है v² डिवाइडेड बाय कितना है, r। सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, एक्सेलरेशन a बराबर से v² अपॉन r। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला a = v² अपॉन r है, तो बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस के, भाई वृत्त की त्रिज्या के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जिस किसी भी सर्कल की रेडियस क्या होगी, जितनी ज्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना कम होगा। जिस किसी भी वृत्त की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसका त्वरण क्या होगा, उतना कम होगा। और जिस किसी भी वृत्त की त्रिज्या जितनी कम होगी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्योंकि हमें सूत्र देख करके समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर अ जेंटल कर्व। बोले तो कर्व ऑफ लार्जर रेडियस, मतलब अधिक रेडियस के वृत्त का जो सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्री त्वरण जो है वो क्या होगा, कम होगा। अधिक रेडियस के कर्व का अभिकेंद्री त्वरण क्या होगा, कम होगा। रेडियस ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन कम होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर्मूला देखिए, रिलेट करिए, आंसर लगाइए। तो जिसकी रेडियस कम होगी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन कम। पहला ऑप्शन आपको यही चीज बता रहा है, इसलिए पहला उत्तर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ग्रेटर फॉर अ जेंटल कर्व। अब फिर वही वाली बात है, सेकंड वाला ऑप्शन बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका त्वरण भी क्या होगा, ज्यादा। हमें दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा रिलेशन है। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द सेम फॉर बोथ, बिल्कुल गलत है। बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या के लिए सी ऑप्शन बोल रहा है कि त्वरण क्या होगा, समान, गलत आंसर है। राइट है। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉजेस द ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन, बिल्कुल गलत है। वस्तु को धीमा करने के लिए त्वरण जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। राइट है। तो बेटा 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले पर जाइए, आंसर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 के बाद हम आ रहे हैं, 69 के बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। किस पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एक मिनट रुकिए जरा किस पर आ जाते हैं, 70 पर आ जाते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से।
देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। पहले के जो पेपर होते थे उनमें बढ़िया क्वेश्चन आते थे, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे लेवल के आते थे। अभी रिसेंट में क्या है, इतने बहुत ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल या बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं फिजिक्स में। ठीक है, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। भाई साहब आपको फोर्स का समीकरण दे रखा है, आपको फोर्स का समीकरण दे रखा है, चेक करिए। ये इक्वेशन है फोर्स की। एक पार्टिकल पे लगने वाले बल का समीकरण दे रखा है, F बराबर से ax का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, bx हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, bx। इसको बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, माइनस कितना हो जाएगा, bx। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फोर्स की बात करिए और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। बल का समीकरण दे रखा है और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वो पूछ रहे हैं कि इनमें से स्थितिज ऊर्जा के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से हमसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, यदि फोर्स का ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की यदि बात की जा रही है तो ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है, आप कॉपी लेकर के बैठिएगा और लिखते चलिएगा। F बराबर से माइनस du डिवाइडेड बाय कितना होता है, dx होता है। डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में जो भी वेरिएशन या चेंज आता है दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, F होगा। चलिए एक फॉर्मूला ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, द अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। भाई साहब दूरी के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है बोले तो du बाय dx जो है वो किसके बराबर होता है, F के। क्लियर है। अब अगर F बराबर से माइनस के du बाई dx है, भाई F का समीकरण दे रखा है और हमें क्या निकालना है, du निकालना है। आओ कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्या करें, du बराबर से क्या हो जाएगा, F इंटू कितना है, dx। राइट है, चलिए वैल्यू इक्वेट करिए बच्चों। F की वैल्यू कितनी है, ax स्क्वायर माइनस bx। आओ रखते हैं, ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस कितना है, bx और क्या हो जाएगा, dx। बोलिए राइट है क्या। चलिए dx को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। du बराबर से क्या हो जाएगा, ax का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, dx माइनस bx इंटू कितना है, dx। राइट है, बट इससे तो क्या आ रहा है, इससे तो हमारा du आ रहा है और हमें फाइंड क्या करना है, u फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, du क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। चले क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, यदि du से u निकालना है तो u बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ du। चलिए सॉल्व करते हैं, u बराबर से इंटीग्रेशन ऑफ बेटा ax स्क्वायर dx, तो यहाँ लिखेंगे ax स्क्वायर dx हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस, ये हो जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा bx इंटू कितना है, dx। बोले राइट है क्या। चलिए बेटा a और b क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो यहाँ u इक्वल्स टू, चूंकि बच्चों a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर dx। बेटा एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस क्या करें, b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, हमारा आंसर जो है वो निकल करके कितना आया है, u इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस कितना है, bx का स्क्वायर। देखिए हमने एक मिस्टेक करी है यहाँ पर, हमने चूंकि ये f इक्वल्स टू माइनस du बाई dx था तो यहाँ माइनस का साइन हमने नहीं लगा, ये माइनस। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस। राइट है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको आप ऑप्शन से कंपेयर कर लीजिए। चलिए पहला ऑप्शन है 2ax माइनस बी, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर, ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, आपको घुमा रहा है। यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 6 और ब्रैकेट में है 2ax माइनस 3b। तो जब आप एक्स स्क्वायर बाय 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ax क्यूब बाय 3 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर बाय 6 को जब आप 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 मतलब क्या आ जाएगा, bx स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर b। ठीक, ध्यान रखिए f का समीकरण है और पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है, देन वी विल यूज द फार्मूला f इक्वल्स टू माइनस du बाय dx। क्लियर है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, द सिंबल ऑफ SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज H। अच्छी बात है, ऑलरेडी क्लियर कर दिया इन्होंने कि इंडक्टेंस की SI यूनिट का जो सिंबल है वो कितना है, H, एंड इट स्टैंड्स फॉर। बच्चों ध्यान रखो, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, दोनों की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, हेनरी होती है।
क्या होती है? हेनरी। और हेनरी को सिर्फ क्या लिखा जाता है? एच लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एच। तो यहां पर बच्चों एच का मतलब क्या है? होल गलत, हेलोजन गलत, हेनरी। सी ऑप्शन क्या है? सही है। यहां पर एच का मतलब क्या है? हेनरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 71 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 72 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, राइट है। चलिए 72 वाला देखिए क्या बोल रहा है। इन अ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या? निर्वात। इन अ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या? निर्वात। वैक्यूम में एक 5 रुपए का सिक्का है, अ फीदर ऑफ स्पैरो बर्ड, एक पक्षी का पंख है, राइट है, एंड अ मैंगो, और मैंगो है। भाई निर्वात के अंदर 3 अलग अलग वस्तु ली है, 1 रुपए का कॉइन लिया है, एक पक्षी का पंख लिया है और एक मैंगो, एक आम लिया है। 3 अलग अलग वस्तुएं ली है। आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट। भाई तीनों को क्या किया गया बेटा? समान ऊंचाई से ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। ठीक है, पक्षी का पंख हो गया, मैंगो हो गया, 1 रुपए का सिक्का हो गया, कॉइन हो गया, तीनों को समान ऊंचाई से क्या किया जाता है? ऊपर से नीचे एक साथ जो है वो छोड़ा जाता है, राइट है। द टाइम टेकन बाय देम टू रिच द बॉटम इज T1, T2 एंड T3। कॉइन को पहुंचने में समय T1 दे रखा है, मैंगो को पहुंचने में समय T3 दे रखा है, और स्पैरो बर्ड के फीदर को पहुंचने में समय T2 दे रखा है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल ऑब्जर्व, वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ध्यान रखिए, यदि एयर का रेजिस्टेंस फोर्स हटा दिया जाए, यदि वायु का प्रतिरोध बल जो है वो हटा दिया जाए, तो वस्तु का द्रव्यमान जो है, यदि ऊंचाई जो है समान है, तो लगने वाला समय जो है वो प्यारे बच्चों, चाहे वस्तु भारी हो चाहे वस्तु हल्की हो, राइट है। जैसे 1 रुपए का कॉइन, जैसे फीदर हो गया आपका, और जैसे आपका हो गया मैंगो। तो यहाँ पर मैंगो जो है वो आपको ज्यादा हेवी नजर आ रहा है, फीदर जो है वो सबसे हल्का नजर आ रहा है, कॉइन जो है वो आपका इन दोनों के बीच में नजर आ रहा है। तो अगर एयर का रेजिस्टेंस फोर्स हम काउंट नहीं कर रहे हैं, चूंकि वैक्यूम बोला है, निर्वात बोला है, निर्वात बोला है मतलब वायु का प्रतिरोध बल जो है वो तीनों पर काम नहीं करेगा। और यदि वायु का प्रतिरोध बल जो है वो तीनों पर काम नहीं कर रहा है, तो किसी प्रकार का कोई भी विरोधी बल तीनों पर नहीं लगेगा। और यदि विरोधी बल काम नहीं कर रहा है, तो तीनों पर लगने वाला समय क्या होगा? समान होगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? T3 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 के बाद और स्पीड से लेते हैं। 72 के बाद आते हैं 73 पर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज। धातु की एक परत पर यदि प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं, और प्रकाश किरण को आपतित करवाने के बाद में यदि इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलता है, तो इनमें से उसे क्या बोला जाता है? आओ सुनो भाई साहब, एक के साथ एक फ्री लीजिएगा यहाँ पर आप। ठीक है, देखिए थर्म आयनिक इमिशन। बेटा थर्म आयनिक इमिशन क्या? तो थर्मायनिक इमिशन मतलब यदि किसी धातु की प्लेट को गर्म किया जाए, ऊष्मा दी जाए, टेम्परेचर दिया जाए, और ऊष्मीय ऊर्जा देने के बाद, हीट करने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो क्या कहलाएगा? थर्मायनिक इमिशन कहलाएगा। यहाँ प्रकाश किरण से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, राइट है। यहाँ प्रकाश किरण से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्यारे बच्चों फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखिए सेकंड वाला जो है वो क्लियर कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब ही क्या होता है कि अगर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण को यदि धातु की प्लेट पर आपतित करवाया जाए, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक प्लेट, तो प्रकाश किरण से एनर्जी गेन करके यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकलता है, तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? लाइट की ही बात की जा रही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाई फील्ड इमिशन मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रोसेस है, राइट है, ठीक है। और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन ये एक प्रकार का सेकेंडरी इमिशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन खुद दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बम्बार्डिंग करवा के, स्ट्राइक करवा के बाहर निकालता है, ठीक है। तो लाइट से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो किस में आएगा? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में आएगा। तो 73 का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 73 के बाद नेक्स्ट आते हैं 74। सीधे सीधे रटने वाला क्वेश्चन है 74। क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रिच द अर्थ फ्रॉम द सन। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की प्रकाश किरण को पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? बच्चों ध्यान रखो, सनलाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट, सनलाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड का टाइम लगता है।
सनलाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अबाउट 4 मिनट गलत, अबाउट 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड है तो लगभग 8 मिनट जो है वो सही उत्तर होगा। अबाउट 24 मिनट गलत, अबाउट 24 आवर गलत, सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 मिनट। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 8 मिनट 20 सेकंड। राइट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 75 सुनिए। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी का मापन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है जीएम काउंटर। बच्चों जीएम काउंटर का फुल फॉर्म होता है गीगर मूलर काउंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएम, जीएम काउंटर, एनकाउंटर नहीं है, क्या है? जीएम काउंटर। जी का मतलब है गीगर, एम का मतलब है मूलर, राइट है, साइंटिस्ट का नाम है ये, राइट, जीएम काउंटर। और रेडियो एक्टिविटी को इसी से हम क्या करते हैं, इसी से मापा जाता है। जीएम काउंटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, जीएम मतलब गीगर मूलर काउंटर होगा, राइट है। सो रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय जीएम काउंटर। पोलरीमीटर ये लाइट के पोलराइजेशन को मेजर करता है, किसको मेजर करता है? लाइट के पोलराइजेशन को। कैलोरीमीटर, अरे कैलोरीमीटर तो पढ़ा हुआ है ना आपका, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस। भाई विशिष्ट ऊष्मा याद करनी है, कैलोरीमीटर, राइट है। कलरीमीटर ये आपको लाइट की, देखिए हम कुछ समय पहले एक चैप्टर हुआ करता था फोटोमेट्री, उसमें हम यूज करते थे कलरीमीटर का, ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, राइट है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीएम काउंटर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। 75 के बाद नेक्स्ट देखिए 76 पर आते हैं, पढ़ा हुआ होगा, स्पीड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। द मिरर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल, देखा होगा आपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर में साइड में ग्लास दिया हुआ होता है, राइट है। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होगा? प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखो, वाहनों में जो साइड व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमेशा फोकस के और पोल के बीच में बनाता है, और इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा। तो व्हीकल के अंदर कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 76 के बाद आते हैं 77 पर, ठीक। 77 देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज या उनके यूजेस पर दे रखा है, ठीक, सीधे सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फोर्जरी इन करेंसी नोट्स? भाई करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान को करने के लिए, जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिए, जालसाजी में, करेंसी नोट में जालसाजी को पकड़ने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट वेव का क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का क्या करते हैं? यूज करते हैं। मैंने आपको बोला ये सीधे सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है, राइट है। फोर्जरी करेंसी नोट में जालसाजी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, सॉरी इसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्ट्रा वायलेट वेव्स का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 77 के बाद नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 बढ़िया कलर में दे रखा है, ठीक, आओ देखते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला बेटा? द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालकों में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? बच्चों ध्यान रखो, अर्धचालकों के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, राइट है, या यूं बोल दीजिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा आपका, बेसिकली इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पी प्रकार का सेमीकंडक्टर, एक होता है एन प्रकार का सेमीकंडक्टर। और पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में, पी प्रकार के अर्धचालकों में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पर यदि एन प्रकार का अर्धचालक बोला जाएगा, उत्तर उल्टा हो जाएगा। एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल्स होंगे। तो ये पूछ रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? होल्स होंगे। कौन होंगे? होल्स, राइट है। हिंदी में कौन होंगे? होल होंगे। क्लियर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 78 के बाद आते हैं 107 पर, ठीक है। सुनिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है? वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट अ हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। बढ़िया सवाल है।
बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर अर्थ की सरफेस पर बात करें, रूम टेम्परेचर पर बात करें, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना चालू कर देता है। ठीक है, उबलना चालू कर देता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो क्या कर देता है, उबलना चालू कर देता है। राइट है। 1-2 मिनट आप करिए जरा, मैं पानी पीकर लगाता हूं आपको। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बताता हूं। ये क्या बोल रहा है, वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड। ध्यान रखिए, देखिए वैसे तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, बॉइल करता है, उबलता है। राइट है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि पानी उबलता है, लेकिन इनने क्या बोला है कि यदि आप पृथ्वी सतह से कहां जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाएंगे। चलिए एक रिलेशन ध्यान रखिए। सबसे पहली बात माय डियर स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। और होता क्या है कि प्रेशर दाब जो है उसका सूत्र होता है H इंटू रो इंटू जी। यदि पृथ्वी सतह से नीचे जाएंगे, गहराई पर जाएंगे, तो प्यारे बच्चों गहराई के साथ यहां पर H का मतलब क्या है, डेप्थ है। डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। गहराई के साथ प्रेशर या दाब क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ऊंचाई के साथ प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम होता है। आई क्या बात समझ में। तो आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड पर जाएंगे, ऊंचाई बढ़ने के कारण वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, कम होगा। चूंकि प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी वो क्या करेगा, कम करेगा। और बॉइलिंग पॉइंट काम करेगा तो जो द्रव पृथ्वी की सतह पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो रहा था, उसका ऊंचाई पर जाकर के दाब कम होने के कारण, प्रेशर कम होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मतलब वो 100 डिग्री के पहले ही क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा। बड़े काम का रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऊंचाई। राइट है, ऊंचाई बढ़ी, दाब कम हो गया, दाब कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो वाटर जल्दी बॉइल कर जाएगा, तो लोअर टेम्परेचर पर ही क्या करेगा, बॉइल करेगा। आओ ऑप्शन देख लेते हैं। द एयर प्रेशर इज लेस, बिल्कुल सही है। वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आउटसाइड टेम्परेचर इज लेस, भाई ताप में तो कुछ भी नहीं होगा। लेटेंट हीट, स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा, गुप्त ऊष्मा का कोई काम नहीं है। नन ऑफ दिस। सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, ए है। ठीक, 107 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं। कॉनकेव मिरर, आओ देखें, आओ देखें। देखो क्या बोल रहा है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल। देखो कार की या व्हीकल की जो हेडलाइट होती है ना प्यारे बच्चों, उसमें बल्ब के पीछे की ओर क्या लगा रहता है, समतल दर्पण। ये रहा बल्ब, ठीक, ये रहा बल्ब, और बल्ब के पीछे क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। बल्ब के पीछे क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण। ठीक, क्यों लगा हुआ है अभी बता देते हैं। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल बिकॉज व्हीकलों की हेडलाइट में समतल अवतल दर्पण, सॉरी हिंदी में बाय मिस्टेक कॉनकेव मिरर को हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। भाई हेडलाइट्स में लगा होता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्यों लगा होता है, फोकसेस लाइट फ्रॉम द बल्ब ऑन टू नियर बाय व्हीकल। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि पास के व्हीकल पे ही फोकस करेगा, है ना, दूर तक जाती है लाइट तो उसकी, है ना, तो ये तो कोई सही रीजन नहीं हुआ। सेंड पैरेलल रेस, देखो इस पे नजर मारो, क्या बोल रहा है, सेंड पैरेलल रेस। भाई मान लो ये बल्ब से लाइट निकली आगे की ओर, ठीक, मान लो पीछे की ओर भी आ रही है, चले मैं लाइट बदल देता हूं, पीछे की ओर भी आ रही है। अब होगा क्या कि जब पीछे की ओर इस प्रकार से जब लाइटें आएंगी, आई क्या बात समझ में, तो प्यारे बच्चों चूंकि समतल दर्पण है और बल्ब से यदि फैलती हुई डाइवर्जिंग लाइट यदि पीछे वाले समतल दर्पण अवतल दर्पण से टकराएगी, कॉनकेव मिरर से टकराएगी, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, आने वाली पैरेलल या समतल लाइट रे को तो एक पॉइंट पर क्या कर देगा, मिला देगा, लेकिन आने वाली डाइवर्जिंग लाइट को क्या करेगा,
टकराने के पश्चात लाइट रे कैसी हो जाएगी, समतल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, समतल। तो ये बल्ब से इस प्रकार से आ रही थी और टकराने के बाद सारी लाइट रे कैसी हो गई, सारी प्रकाश किरणें कैसी हो जाएगी, समतल हो जाएगी। तो जो लाइट पीछे की ओर जा रही थी बल्ब से बल्ब से निकल करके जो लाइट रे प्रकाश किरण पीछे की ओर आ रही थी, वो दर्पण से टकराने के कारण, कॉन्केव मिरर से टकराने के कारण कैसी निकल गई, पैरेलल निकल गई। कैसी निकल गई, पैरेलल। ठीक, चित्र बनाकर थोड़ी कोशिश करिए क्लियर करने की। तो सेंड पैरेलल रेस, ये सही उत्तर है इसका। फिट्स वेल इनटू द शेप ऑफ द हेडलाइट, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ कि हेडलाइट के शेप के कारण जो है वो प्रॉपर्ली फिट हो जाती है। इज चीपर देन अदर मिरर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, सेंड पैरेलल रेस। सही, समांतर क्या करेंगी, किरणें बढ़ाती है आगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। ठीक है, सुनिए ध्यान से सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है। इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेट when submerged in water, what will happen to its weight compared to its weight in air? इंग्लिश में क्वेश्चन रीड करके कुछ प्रॉपर समझ में नहीं आया, हिंदी में देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए, एक वस्तु को पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर डाल करके उसका वेट मेजर कर लिया, ठीक है, तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव होगा। माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी क्लियर है। एयर में किसी भी बॉडी का वेट क्या लगता है, ज्यादा लगता है, क्योंकि एयर में वस्तु पर एक ही बल काम करता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण। तो वस्तु को पूरा नीचे की ओर खींचेगा तो हमें वस्तु एयर में भारी लगेगी। जब आप उसको पानी में ले जाएंगे तो पानी में भार तो लगेगा ही लगेगा नीचे की ओर, लेकिन वाटर जो है वो ऊपर की ओर क्या करता है, उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट या एक प्रकार का बाउंड फोर्स लगाता है, जिसके कारण नीचे की ओर लगने वाला संपूर्ण वेट जो है वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। तो एयर में एक ही फोर्स लग रहा है और वाटर में दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स जो कि एक दूसरे के विपरीत है, राइट है, जिसके कारण वाटर में बॉडी कैसी लगती है, हल्की लगती है। कैसी लगती है, हल्की। और वो यही पूछ रहा है कि पानी में वेट यदि मेजर किया जाए तो हवा के रिस्पेक्ट में वो कैसा लगेगा, भारी लगेगा या हल्का लगेगा। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसका भार इंक्रीजेस, गलत, बढ़ेगा, बिल्कुल गलत है। डिक्रीजेस बिल्कुल सही है, कम हो जाएगा। डिक्रीजेस बिल्कुल सही है, कम हो जाएगा। रिमेन एग्जैक्टली सेम, गलत, समान तो नहीं रहेगा, राइट है। फिर क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बिल्कुल गलत है। पानी में जाते से ही वेट कम हो जाता है, राइट है। सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए 109 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। ओ हो, अरे ये तो एनडीए का चहीता क्वेश्चन है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। भाई प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। टाइम गलत, दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिल्कुल सही। टोटल अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग गलत, ठीक। एवरेज इंटेंसिटी बिल्कुल गलत। प्रकाश वर्ष जो है वो लंबी दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं। लाइट ईयर विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। 110 का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्लियर है, सुनिए ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज करेक्ट। भाई पृथ्वी के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उससे संबंधित कौन सा उत्तर या स्टेटमेंट इनमें से सही है। आइए देखिए, सैटेलाइट इज केप्ट इन ऑर्बिट बाय रिमोट कंट्रोल फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ग्राउंड से कोई रिमोट से उसको गाइड नहीं करते हैं, राइट है, पहला ऑप्शन गलत है। सैटेलाइट इज केप्ट इन ऑर्बिट बाय रेट्रो रॉकेट एंड सोलर एनर्जी कीप्स इट मूविंग अराउंड द अर्थ। देखिए मैं इसके बारे में आपको बात बोलना चाहूंगा बच्चों, अगर कोई भी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के सिद्धांत पर काम करता है। इट विल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट है। वहां आपको किसी भी प्रकार की बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के। जैसे यहाँ बोल रहा है सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विदाउट एनी एनर्जी एब्जॉर्ब, विदाउट एनी एनर्जी इमिट, वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, रोटेट करता है। तो बी ऑप्शन गलत है। सैटेलाइट रिक्वायर्ड एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया, उसको किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। सैटेलाइट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी फॉर ऑर्बिटिंग। घूमने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, याद करिएगा, आ सकता है ये, ठीक है। सो सैटेलाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी फॉर ऑर्बिटिंग, किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, सुनिए क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी। प्यारे बच्चों, ऊर्जा के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आओ देख लेते हैं।
एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉय। अरे मुझे तो पहला ऑप्शन पढ़ के ही लग रहा है कि ये शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट दे रखा है चारों स्टेटमेंट में। और क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का स्टेटमेंट, क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। न बनाया जा सकता है ऊर्जा को, न खत्म किया जा सकता है। पहले ऑप्शन में बना भी रहा है, खत्म भी कर रहा है, गलत हो गया। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉय, गलत। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी, गलत, ठीक। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए सही उत्तर क्या हो गया? सी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 113 पर। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में बात की जा रही है, राइट है, सुनिए ध्यान से, ठीक। देखिए पहली लैंग्वेज में ही क्या बोला? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हिंदी वाले बच्चों क्या बोला है? उच्चाई ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर, किसके लिए उपयोग किया जाता है? सुनिए ध्यान से बच्चों, ट्रांसफार्मर वो युक्ति होती है विच इंक्रीज द वोल्टेज एट लोवेस्ट करंट, विच डिक्रीज द वोल्टेज एट हाईएस्ट करंट। कम करंट पर वोल्टेज बढ़ा देगा और ज्यादा करंट पर वोल्टेज कम कर देगा। और स्टेप अप का मतलब ऊपर, स्टेप अप जो बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे? देखो ट्रांसफार्मर को हमेशा वोल्टेज से समझिए। स्टेप अप जो वोल्टेज बढ़ा दे, स्टेप डाउन जो वोल्टेज कम कर दे। चलो अगेन रिपीट करते हैं। स्टेप अप जो वोल्टेज बढ़ा दे, स्टेप डाउन जो वोल्टेज कम कर दे। अच्छा, स्टेप अप जो वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट का क्या करेगा? लोवेस्ट करंट पे काम करेगा। उल्टा चलता है, हाँ ध्यान रखिएगा। वोल्टेज बढ़ रहा है मतलब निम्न करंट पर, और वोल्टेज कम हो रहा है मतलब अधिक करंट पर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? इंक्रीज इलेक्ट्रिकल पावर, और पढ़ लेते हैं ऑप्शन। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डिक्रीजिंग वोल्टेज। ट्रिक ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर को विभव से समझेंगे, वोल्टेज से। स्टेप अप विच इंक्रीज द वोल्टेज एट लोवेस्ट करंट, ठीक। स्टेप अप बोल रहा है, डिक्रीजिंग वोल्टेज, गलत। इंक्रीजिंग वोल्टेज विभव को क्या करेगा? बढ़ाएगा। स्टेप अप विभव को क्या करेगा? वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ेगा। स्टेप डाउन होता तो क्या लगाते हैं आंसर? डिक्रीजिंग वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? वोल्टेज को बढ़ाएगा, इंक्रीजिंग वोल्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद आते हैं प्यारे बच्चों किस पर? क्वेश्चन नंबर 114 पर। देखिए सुनिए ध्यान से, क्या है, ठीक। विच वन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी वेव, इनमें से कौन सी तरंग कैरीज द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन। इनमें से कौन सी तरंग जो है वो प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा को कैरी करेगी, लेकर के जाएगी, राइट है। पहली है एक्स किरण, दूसरी है रेडियो तरंग, तीसरी है लाइट वेव और चौथी है माइक्रोवेव्स। बच्चों चारों ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय तरंगे ही दे रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों का यदि स्पेक्ट्रम देखा जाएगा तो पहला होता है गामा रे, दूसरा होता है एक्स रे, तीसरा होता है यूवी रे, राइट है। चौथी होती है विजिबल, पांचवी होती है माइक्रो। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ, पांचवी विजिबल के बाद इंफ्रारेड आएगी, इंफ्रारेड के बाद छठी होती है माइक्रो और लास्ट में होती है रेडियो, ठीक। प्यारा बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा की। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। लेकिन वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा की, और उसके बाद यदि किसी की ऊर्जा ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, सो दैट इज फॉर एक्स रे, राइट है। तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है एक्स रे। गामा तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी कौन कैरी करेगा? एक्स रे करेगी, ठीक है। फिर रेडियो, लाइट, रेडियो सबसे कम एनर्जी करेगी। लाइट वेव मतलब विजिबल, उससे ज्यादा। माइक्रोवेव भी कम करेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कैरी कर रहा है? एक्स रे। तो स्पेक्ट्रम यदि याद है, एनर्जी याद है, फ्रीक्वेंसी याद है, तो आसानी से उत्तर लगाया जा सकता है। तो अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है? एक्स रे की, ठीक है। चलिए 114 का सही उत्तर ए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 125 पर, ठीक है। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है। अ रेनबो, किसकी बात कर रहा है? रेनबो, इंद्रधनुष की बात कर रहा है। इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। इंद्रधनुष जो है वो इनमें से किस घटना के कारण बनता है? पहला डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हिंदी में प्रकाश का परिक्षेपण, राइट है। हाँ देखिए डिस्पर्जन तो बिल्कुल होता है उसमें,
भाई जैसे ही वाटर की ड्रॉपलेट्स पे सूर्य का प्रकाश टकराता है, सनलाइट इंसिडेंट करती है, तो ड्रॉप एक प्रिज्म के भांति कार्य करती है और वो प्रिज्म जो है वो इस व्हाइट लाइट को 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड कर देता है और इस घटना को ही क्या बोला जाता है बच्चों? डिस्पर्जन। तो बिल्कुल डिस्पर्जन होगा, लेकिन इसमें हमें और ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि रिफ्रैक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बिल्कुल नहीं होगा और प्यारे बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग का भी कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन के हिसाब से क्या लगाएंगे हम? ए लगाएंगे, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए 125 का ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 125 के बाद आते हैं 126 पर, थोड़ा स्पीड से लेते हैं और राइट है, सुनिए ध्यान से। बेट्स चमगादड़ जो होते हैं, ड्रैकुला की बात हो रही है। बेट्स डिटेक्ट ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड। बच्चों ध्यान रखो, बेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? रात में आपने देखा होगा बेट्स को उड़ते हुए, क्या करते हैं? उड़ते रहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो इमिट करते हैं। आगे यदि किसी ऑब्स्टेकल से टकरा करके वापस आ रही है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है, हमें क्या करना है? टर्न करना है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखा है। बेट्स डिटेक्ट ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ बाय रिसीविंग एंड रिफ्लेक्टिंग। प्यारे बच्चों अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। यदि अल्ट्रासोनिक वेव कंटिन्यूअसली सीधे निकल रही है मतलब रास्ता खुला हुआ है, उड़ते चले जाएंगे और जैसे ही टकरा के रिफ्लेक्ट हुई समझ जाएंगे कोई ऑब्स्टेकल है, क्या करेंगे? टर्न करेंगे। सही उत्तर क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, ठीक, डिटेक्ट करते हैं। 126 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 127 पर। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है। द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू एट अ हायर टेम्परेचर बराबर है ऊष्मा कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर नहीं होती है। नेचुरली तो बिल्कुल भी नहीं होती है भैया। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। भाई साहब अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्राकृतिक रूप से हीट क्या करती है? ट्रांसफर करती है। लेकिन निम्न ताप से अधिक ताप की ओर प्राकृतिक रूप से हीट ट्रांसफर नहीं करती है। यदि आप चाहते हैं कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर करे तो बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट्स के या मशीन के या एजेंसी के ये काम किया नहीं जा सकता है। तो फिर क्या करेंगे हम? ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है कि हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, निम्न ताप से अधिक ताप की ओर ट्रांसफर नहीं होगी। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें बोलता है ये कि हीट कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ प्राकृतिक नेचुरली जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। आपको इसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एफर्ट या मशीन का यूज करना पड़ेगा। उदाहरण क्या है? रेफ्रिजरेटर। क्या है उदाहरण? रेफ्रिजरेटर। तो ये जो बेटा स्टेटमेंट दे रखा है ना आपको यहाँ से यहाँ तक, ये स्टेटमेंट किसका है? एक्चुअली दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ गलत, फर्स्ट लॉ गलत, सेकंड लॉ बिल्कुल सही है, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक का, तीसरा ऐसा कोई लॉ नहीं होता है फिजिक्स में, राइट है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 के बाद आगे आते हैं 128 पर, ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर। इन 4 तरंगों में से एक तरंग ऐसी है जो बाकी की 3 तरंगों की कैटेगरी से मैच नहीं खाती। आओ देखते हैं कौन सी है। एक सरे देखो, ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। माइक्रोवेव जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। रेडियो वेव जो है वो भी कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्यारे बच्चों ये तीनों तो कौन सी वेव हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग है, राइट है। और साउंड वेव जो है वो कौन सी वेव हो गई? मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग है। तो इसका मतलब ये तीनों तो एक ही कैटेगरी की है, लेकिन साउंड वेव क्या है? इससे अलग है, ठीक। ध्वनि तरंग जो है वो कौन सी है? यांत्रिक तरंग है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 28 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 के बाद आ जाते हैं 129 पर, राइट है। सुनिए ध्यान से, ठीक है। 129 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, खत्म होने वाला है। आइए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भैया नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए हर बार की तरह। इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत ढूंढना है। पहला, ह्यूमन आई इज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। हाँ है। कंटेनिंग अ डाइवर्जिंग लेंस। अरे ये तो खटक गया आंखों में। बोले ह्यूमन आई जो है वो एक रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है जिसके अंदर कौन सा लेंस होता है? डाइवर्जिंग। अरे डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं पता है आपको? डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है? कॉनकेव। तो क्या आंखों में कॉनकेव लेंस होता है? नहीं, आंखों में होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। पहला ऑप्शन पढ़कर ही गलत निकाल लिया हमने।
बोल रहा है ह्यूमन आई इज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग डाइवर्जिंग लेंस, गलत है प्यारे बच्चों। मनुष्य की आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि एक प्रकार का कन्वर्जिंग लेंस होता है, पैरेलल आने वाली प्रकाश किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। तो भाई उसने पूछा था नॉट करेक्ट, तो पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर कौन सा है? ए है, राइट है। बाकी देख लेते हैं, रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई कंटेन मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, रोड्स जो है वो डीम लाइट में देखने के काम में आता है और कोन्स जो है वो कलर देखने के काम में आता है, बिल्कुल सही है सेकंड वाला। एवरी इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना इज अपसाइड डाउन, ठीक, सी भी करेक्ट है। वी नीड बोथ आइज टू जज द रिलेटिव, बिल्कुल सही है, दोनों आंखों का उपयोग करना पड़ता है, दोनों आंखों की आवश्यकता होती है, राइट है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है प्यारे बच्चों, तो 129 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है, राइट है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब। अभी तो बात करी थी हमने बेट्स की कि भाई चमगादड़ जो है, बेट्स जो है, ड्रैकुला जो है, क्या करता है भाई, आगे अल्ट्रासोनिक वेव निकालेगा, किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगी और टकरा करके वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, तभी वो क्लियर करेगा कि आगे ऑब्स्टेकल है और टर्न करेगा, राइट। और ये बोल रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है कैन नॉट, ना तो रिफ्लेक्ट होती है, ना रिफ्रैक्ट होती है, नहीं एब्जॉर्ब होती है, क्लियर। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो बच्चों रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। तो पहला ऑप्शन मैंने एग्जांपल के साथ में बता दिया आपको, अभी क्वेश्चन आया था बेट वाला, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। और पूछ क्या रहा है? नॉट करेक्ट ही पूछ रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये गलत है इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर तो ए ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स लाइक क्रैक, पोरोसिटी, बिल्कुल सही है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, ठीक है। कहीं क्रैक मेजर करना है, कहीं कुछ मेजर करना है तो हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन वेरी हार्ड मटेरियल्स लाइक डायमंड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। अल्ट्रासोनिक वेव बिल्कुल शार्प रेडिएशन, हायर फ्रीक्वेंसी की हम यूज करते हैं, जो हम डायमंड्स के कट वगैरह या फिर उसमें पोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, सी भी करेक्ट है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, भाई चूंकि अल्ट्रासोनिक वेव जो है, अरे ये बात समझ में भाई, ये चूंकि हम यांत्रिक तरंगों के उसमें पढ़ते हैं बेसिकली, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो भी क्या है? सही। बट हमें क्या चाहिए था? नॉट करेक्ट, गलत ऑप्शन चाहिए था। तो इसके हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, राइट है। तो ये 130 का आंसर क्या हो गया? ए। ये 2017 का पहला पेपर, हमने पूरे 25 क्वेश्चन करे हैं इसके, ये रहे आपके। अगली बार मैं आने वाला हूँ 2016 का पेपर लेकर के, ठीक है। आप प्लीज़ पढ़ते रहिए, तब तक के लिए आप जरूर जो है आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी मित्र हैं आप उन्हें भी, उनसे भी शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, राइट।